मैं डॉक्टर अनुपम शुक्ला। मैं प्राध्यापक हूँ उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल होने वाली है उत्कृष्ट मतलब एक्सीलेंस कॉलेज में कि वहाँ पर मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब की स्थापना की जा रही है। इसकी तैयारियाँ चल रही हैं। बताएं मैडम कि ये कितना महत्वपूर्ण एक कदम है और उसकी प्रासंगिकता और आवश्यकता को लेकर क्या कहना चाहती हैं? ये निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा किसी भी महाविद्यालय या संस्थान के लिए। और उत्कृष्टता संस्थान हमेशा से बहुत सारे नवाचारों के लिए जाना जाता रहा है। और जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इंस्टीट्यूट फॉर एक्सेलेंस इन हायर एजुकेशन, यानी हम एक संस्थान ही नहीं हैं बल्कि फॉर एक्सेलेंस के लिए हम काम करते हैं। हमें आगे बढ़ते रहना, समय के साथ अपने को नए सिरे से परिभाषित करना और उसके साथ समायोजन स्थापित करना हमारा लक्ष्य है, और वो भी शिक्षा जगत में, उच्च शिक्षा के जगत में। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लैब तो काम सभी जगह कर रहे हैं। लैब इन द सेंस कि जो भी अवेलेबल रूम्स हैं उसमें साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स एपरेटस के साथ भी काम करते हैं और क्वेश्चनियर्स के साथ भी काम करते हैं, क्योंकि मानव व्यवहार इतना डाइवर्स है और इतना फ्लेक्सिबल है, कॉम्प्लेक्स है कि उसकी स्टडी किसी एक मेथड से नहीं हो सकती। जैसा प्योर साइंसेस में होता है कि केवल एक्सपेरिमेंटल मेथड वहाँ यूज़ किया जाता है, लेकिन साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। इसके लिए बहुत सारे मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है, और रियल स्टडी करनी है, अगर नेचुरल स्टडी करनी है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे जो एक्सट्रेनियस फैक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करना होता है, सिचुएशंस को अप्रोप्रिएटली डिज़ाइन करना पड़ता है। तो लैबोरेटरी सेटिंग इज़ ऑलवेज अ क्रिएटेड सेटिंग, आर्टिफिशियल सेटिंग अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टडी। तो उत्कृष्टता संस्थान इस दिशा में पूरा प्रयास कर रहा है कि विद्यार्थियों को मनोविज्ञान की एक आदर्श प्रयोगशाला मिले, उसकी समझ पैदा हो और मानव व्यवहार का अध्ययन अनुकूल वातावरण में, उपयुक्त वातावरण में हो सके। तो इस लैब के माध्यम से जो विद्यार्थी प्रवेश लेंगे साइकोलॉजी के पाठ्यक्रम में, उन्हें कौन कौन से बिंदुओं से वाकिफ कराया जाएगा जिसमें ये लैब बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाली है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहें या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहें, जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ काम करने पर बल देता है, जैसा कि बहुत सारी कंट्रीज़ में रहा है। तो आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है कि साइंस के बच्चे भी ओपन इलेक्टिव के रूप में, जिसे हम जेनरिक इलेक्टिव भी कहते हैं, साइंस के, कॉमर्स के बच्चे भी साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं। और हमारे यहाँ अराउंड 60 बच्चे, 58-60 बच्चे साइकोलॉजी में जेनरिक में पढ़ रहे हैं। मेजर और माइनर तो है ही, जिसे हम पहले ऑनर्स और सब्सिडियरी कहा करते थे। यानी पूरे संस्थान के बच्चे, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे जब साइकोलॉजी में आते हैं, और साइकोलॉजी एक बायो सोशल साइंस के रूप में जाना जाता है, जिसमें बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर भी पढ़ना होता है। ऐसे में लैब की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और इस दिशा में साइकोलॉजी, ये भी कहना ज़रूरी हो जाएगा कि विदाउट लैब हम मानव व्यवहार का अध्ययन नहीं कर सकते। जब तक हम प्रयोग और परीक्षण नहीं करेंगे एक उपयुक्त वातावरण में, लैब के वातावरण में, तब तक ये पूरी तरह से पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि साइकोलॉजी इज़ नॉट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, इट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बिल्कुल प्रायोगिक विषय है जिसमें बहुत सारी स्टडीज़ हमें करनी होती हैं। तो जब कोई व्यक्ति यदि विद्यार्थी के सामने बैठा है तो वो किस प्रकार से ये देखेगा कि चेहरे के मनोभाव क्या हैं, उसका बोलने का तरीका क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, और उसके आधार पर वो निष्कर्ष निकाल पाएगा कि ये क्वालिटीज़ हैं इसमें और ये व्यक्ति ये कह रहा है। तो इन कौन कौन सी बातों पर फोकस करेंगी? देखिए, मैं इस दिशा में, चूँकि ये लैब है और जिसमें एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल दोनों तरह की स्टडीज़ होनी हैं,
तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन जो होता है वो उपकरणों की सहायता से भी होता है और प्रश्नावलियों की सहायता से भी होता है, जिसमें अगर हम देखें तो हम सब्जेक्टिव मेथड के तौर पे इंटरव्यूज़ भी लेते हैं, नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस, वर्बल एक्सप्रेशंस दोनों का मेज़रमेंट किया जाता है। साथ ही ऑब्जेक्टिव मेथड्स के तौर पे क्वेश्चनर्स को यूज़ किया जाता है। प्रोजेक्टिव टेस्ट के रूप में हम अचेतन मन का अध्ययन करते हैं और अचेतन मन को जानने के लिए बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो पिक्टोरियल फॉर्म में भी होते हैं। तो ये जो विधि है वो मनोभावों को स्टडी तो करता ही है, क्योंकि मनोविज्ञान वस्तुतः आंतरिक मनोस्थिति का अध्ययन है और ये जो व्यवहार के रूप में दिखाई पड़ता है, बाह्य व्यवहार के रूप में दिखाई पड़ता है। विल्हेल्म वुंट ने 1879 में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी जर्मनी के लिप्सिक शहर में, और उन्होंने ये सिद्ध किया कि मानव व्यवहार अर्थात मानसिक प्रक्रियाएं, मानसिक क्षमताओं, आंतरिक स्थितियों का अध्ययन प्रयोगशाला में हो सकता है, प्रयोग विधि से हो सकता है। और सबसे पहले उन्होंने सेंसेशन जैसी फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट मेंटल प्रोसेस पर अध्ययन करके इसको सिद्ध किया। बाद में एबिंगहाउस, फेकनर, इन्होंने हायर मेंटल प्रोसेसेस, मेमोरी जैसे मेंटल प्रोसेसेस का भी मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रयोग विधि से प्रयोगशाला में किया। और अभी ये समय आ गया है जब एक्सीलेंस कॉलेज में ये प्रयोगशाला स्थापित हो रही है और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप प्रयोगशाला तो क्रियान्वित है, कार्य कर रहे हैं, लेकिन आदर्श रूप जिस तरह का होता है जिसकी समझ भी बच्चों में नहीं है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में गोपनीयता बहुत बड़ी चीज़ होती है। व्यक्ति अपने आंतरिक मनोभावों, आंतरिक जगत की मटेरियल्स को, इनर मोस्ट सीक्रेट्स को शेयर करता है और बहुत जल्दी वो फ्लेक्सिबल होता है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है। तो वो सब कुछ ना हो, इसके लिए ज़रूरी है गोपनीयता रखी जाए। बाह्य जो कारक जिसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रेनियस फैक्टर, जो न्यूसेंस फैक्टर होते हैं, वो भी कंट्रोल हो, पूरा फोकस्ड हो। इसके लिए 1-to-1 रिलेशनशिप ज़रूरी है, फेस टू फेस रिलेशनशिप ज़रूरी है और कंफर्टेबल सेटिंग बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि इस लैब के माध्यम से जब विद्यार्थी अध्ययन करके निकलेंगे और जब अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखेंगे तो उन्हें किस प्रकार से नए अवसर प्राप्त होंगे? जी ज़रूर, क्योंकि आप देखिए, एक तो मैंने ये कहा कि ये बहुत ही डिफरेंट लैब होता है, साइकोलॉजी लैब। दूसरी चीज़ ये है कि आज कोई भी फिजिशियन, डॉक्टर विदाउट टेस्टिंग, विदाउट असेसमेंट कोई भी थेरेपी नहीं देता, ट्रीटमेंट शुरू ही नहीं होता। सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं और उस ऑब्जेक्टिव डेटा के बेस पर वो अपना जो भी उसको सजेशंस देना है, प्रिस्क्रिप्शंस लिखना है, वो कार्य करता है। तभी उसकी ऑथेंटिसिटी है, रिलायबिलिटी होती है। इसी तरह मनोविज्ञान में भी किसी भी थेरेपी या काउंसलिंग से पहले ज़रूरी है कि उसकी असेसमेंट हो, उसकी टेस्टिंग हो, उस पर एक्सपेरिमेंट हो, और ये विदाउट प्रयोगशाला तो हो ही नहीं सकता है। तो आप क्या हमारे सुनने वालों से कहना चाहती हैं, ख़ासतौर से मनोविज्ञान में जिनकी रुचि है, ऐसे विद्यार्थियों से क्या कहना चाहती हैं कि वो किस प्रकार से मनोविज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रमों से जुड़ें? मनोविज्ञान आज मानव समाज की बहुत बड़ी आवश्यकता है और कोविड ने इस बात को पूरे विश्व में महसूस करा दिया है। भारतवर्ष में भी बहुत जगह पे साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। साउथ में तो ये साइंस स्ट्रीम में शामिल है। ऐसे ही BHU, सागर यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ BSc और MSc कोर्सेज भी रन किए जाते हैं। और उसका कारण ही है क्योंकि हर बिहेवियर का एक बायोलॉजिकल बेसिस होता है। और आज रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव न्यूरो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे विद्यार्थी देश
और विदेश के बहुत सारे संस्थानों में पढ़ रहे हैं, रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे विद्यार्थी मिशिगन यूनिवर्सिटी में रिसर्च साइंटिस्ट हैं, BHU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कॉग्जैट प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जब हमारे बच्चे अपनी उत्कृष्ट शिक्षा के लिए तो जाने ही जाते हैं, अब वो उत्कृष्ट प्रायोगिक परीक्षण के लिए भी जाने जाएंगे और वो पूरी तरह से तैयार बच्चे देश के विदेश के हर कोने में अपनी क्षमता का पूरा प्रदर्शन कर पाएंगे। देश और समाज के लिए वो एक बेहतर काउंसलर के तौर पे तैयार होंगे, क्योंकि उनके पास साइकोलॉजी का थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल, प्रैक्टिकल, अप्लाइड सभी तरह का नॉलेज होगा। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह हर परिवार में एक डॉक्टर और एडवोकेट की आवश्यकता महसूस होती है, आज के समय में एक साइकोलॉजिस्ट भी हर परिवार में होना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल सही बात कही आपने कि आज मनोवैज्ञानिकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो सही परामर्श लोगों तक पहुंचा सकें और ताकि उनका सही उपचार भी हो सके। एक बात और कहना चाहूँगी कि हम आज न्यूरो इम्यूनोलॉजी की बात करते हैं। हमारा साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, और इसके लिए सोशल सपोर्ट सिस्टम, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज रिसर्च स्कॉलर्स इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को इस बात की बहुत ज़्यादा समझ होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक कलेक्टिव सोसाइटी हैं और धीरे धीरे हम इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिसका परिणाम हम मानसिक स्वास्थ्य के रूप में देख रहे हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा UGC का एम्फेसिस है कि हर विश्वविद्यालय, संस्थान या महाविद्यालय, स्कूल्स सभी जगह एक काउंसलर होना चाहिए। तो काउंसलर के लिए ज़रूरी है कि वो मनोविज्ञान का अध्ययन पूर्ण रूप से करे, ना केवल सैद्धांतिक विषय के रूप में, बल्कि प्रयोग, जिससे वो सही प्रयोग परीक्षण कर सके और सही काउंसलिंग भी कर सके, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में काम कर सके। इस बातचीत के लिए अनुपम मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं, और उम्मीद है कि आपके विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनेंगे और उसे आत्मसात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।